हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं 98th अमेंडमेंट की और जानेंगे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है। इस तरह के अमेंडमेंट्स वैसे हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा में ला चुके हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 371J की। 98th अमेंडमेंट जो 2012 में लाया गया था, उसका पर्पस क्या था? देखिए, पर्पस ये था कि जो एरिया है कर्नाटका का या फिर हैदराबाद का, जो अंडर डेवलप्ड एरिया रह गया, जैसा आपने देखा काफ़ी लंबे समय तक जो नॉर्दर्न कर्नाटका का जो एरिया था, जो हैदराबाद का एरिया था, वो निज़ाम के अंडर था। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना, उस तरह से नहीं हो पाया था। तो 2013 में ये जब फाइनली इम्पैक्ट हुआ, 2012 में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स कर देंगे इन दोनों एरियाज़ को। यहाँ पे हम स्टैब्लिश करेंगे कि एक डेवलपमेंट बोर्ड होगा जो हैदराबाद और कर्नाटका रीजन का ध्यान रखेगा। ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देगा या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा। तो आइडिया बस यही है कि जो स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे कर्नाटका रीजन के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, जो हैदराबाद रीजन के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने देखा कि यहाँ के ये जो एरियाज़ हैं, इसके लोगों को काफ़ी लंबे समय तक डेवलपमेंट का वेट करना पड़ा। किस तरह से हमने हैदराबाद को एक्सेस किया, एक्सेशन के बाद भी यहाँ पे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ता गया। इनफैक्ट ये भी एक टाइम पे नक्सलिज्म का से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड था, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल अपराइजिंग थी, अगर आपको याद हो आंध्र महासभा वाला 1946 का समय, जो ट्राइबल अपराइजिंग थी, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट को लेके क्राइसिस रही। और एक काफ़ी प्रीडोमिनेंट ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से, लैंड लॉज इंप्लीमेंट ना हो पाने की वजह से, ये एरिया हमेशा से, ये जो बेल्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये अंडर डेवलप्ड रही। अगर आप हैदराबाद से, अगर आप वेस्ट की तरफ चलेंगे, साउथ वेस्ट की तरफ चलेंगे कर्नाटका के रीजन में, तो आपको वहाँ अंडर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो इसी के चलते फिर पार्लियामेंट को लगा कि जब हमने बाकी और बहुत सारे स्टेट्स को आर्टिकल 371 में बेनिफिट दिया है, तो हम यहाँ पे इसको क्यों ना दें। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि बात कर चुके अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट में सिर्फ यहाँ पे हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड के गठन करने की, स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। अब इस क्लास का दूसरा चर्चा का मुद्दा है कि क्या 371 वाकई में और स्टेट्स को बेनिफिशियल रहा है। आपको याद होगा 370 के साथ क्या रहा। 370 किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को कुछ बेनिफिट देने की बात करता था, लेकिन अब यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे 371 की। 371 आया क्यों था? देखिए, कुछ पार्ट बी स्टेट्स थे। अगर आपको याद हो 1950s का समय, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह के जो पार्ट बी स्टेट्स थे, ये सारे के सारी जो स्टेट्स थी, रियासतें थी, है ना। ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें हमने अपने साथ इंटीग्रेट किया। अब क्योंकि रियासतें जब हमारे साथ इंटीग्रेट हो रही थी, तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उसी के चलते इन रियासतों के जो कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा फील किया गया। तो वहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल आर्टिकल की बात की, वो था स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू वेरियस स्टेट्स। अब यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो एरिया था, उसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, नागालैंड को दिए गए, असम को दिए गए, मणिपुर को दिए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पहले भी दिए गए थे, या पहले आंध्र प्रदेश को, जिसको बाद में तेलंगाना बना दिया गया। आंध्र प्रदेश के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात कही, स्टेट ऑफ मिजोरम को दिए गए, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका को दिए गए, और फाइनली कर्नाटका में अब ये इस अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे, तो वहाँ पे गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कैसे एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाए, विदर्भा के लिए, मराठावाड़ के लिए, सौराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए। ये कुछ ऐसे एरियाज थे जो लंबे समय तक प्रिंसली स्टेट्स के अंडर थे, और यहाँ पे डेवलपमेंट वैसा नहीं था। ठीक है, लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट को लेके क्राइसिस थी, डेवलपमेंट को लेके काफ़ी डिमांड थी, एजुकेशन नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसके लिए एक इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, यानी बात ये थी कि केंद्र सरकार इस बात का निर्धारण कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या पार्लियामेंट इस बात को फाइनलाइज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि इन एरियाज में स्पेशल डेवलपमेंट पहुंचेगा। इसी तरह से 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के साथ नागालैंड को भी ये फीचर दिया गया। अब देखिए, नागालैंड काफ़ी लंबे समय से स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था। 1950s में उसकी स्टेटहुड की डिमांड आने लग गई थी, 46 से इनफैक्ट आने लग गई थी। इनफैक्ट 14 अगस्त 1947 को तो नागालैंड ने अपने आप को एक सेपरेट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन भी घोषित कर दिया था। तो अल्टीमेटली हमें लगा शायद अगर हम नागा पीपल को 371A में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे देंगे, नागा पीपल कन्वेंशन जो 1960 में हुआ था उसके तहत, तो यहाँ पे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो नागा रिलीजन के सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो 371A के चलते नागालैंड को ये बेनिफिट मिला। फिर 371B की बात करें तो असम को भी इसी तरह से बेनिफिट मिले। प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शंस की बात करें, जिससे कमेटी बने और असेंबली उस कमेटी से ट्राइबल एरियाज का ध्यान रखे। मणिपुर को भी यही बेनिफिट्स दिए गए, जैसे आपको याद होगा मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गवर्नर को कि वो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात करे या फिर प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट की बात करे। सिमिलरली आंध्र प्रदेश के लिए
इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट करने की बात की गई। देखिए आंध्रा के जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उनको इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है गवर्नमेंट के जॉब्स में, तो ठीक है उसके लिए जो तेलंगाना रीजन के जो लोग थे उनके लिए ये प्रोविज़न रखा गया कि किस तरह से उनके लिए सिविल पोस्ट में या फिर उनके लिए गवर्नमेंट पोस्ट में स्पेशल प्रोविजंस रखे जाएंगे और साथ ही साथ स्पेशल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने एक पावर रखी जिससे यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है उसको स्टैब्लिश करने की बात की गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सिक्किम के लिए भी हम लेके आए, जब हमने सिक्किम को फाइनली अपने साथ मर्ज किया, जब सिक्किम का मर्जर हुआ भारत में 1975 में, तब सिक्किम के लिए भी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स रखे गए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की, वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो अपने हाउस ऑफ पीपल को इलेक्ट करेंगे, मतलब सीट जो है निर्धारित की गई। साथ साथ जो सिक्किम के अपने राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई। कहा गया पार्लियामेंट जो है वो नंबर ऑफ सीट्स असेंबली में प्रोवाइड करेगी जो अल्टीमेटली मतलब एक निर्धारित की जाएगी। अल्टीमेटली वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट होगा और सिक्किम के लोग अपनी बातों को पार्लियामेंट तक पहुंचा पाएंगे। सिमिलरली मिजोरम के साथ 86 में मिजो अकॉर्ड के बाद 371 जी लाया गया। तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक हम क्या करते जा रहे हैं, जहां जहां पे हमारे स्टेट्स डेवलप नहीं हो रहे तो स्टेट क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर रहा है, कुछ स्पेशल पावर्स लेके आ रहा है उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, और इसी को हम कह देते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो भारत में आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरह के फेडरलिज्म हैं। कोई आपसे कभी पूछे कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहाँ से आता है तो आप बता दीजिएगा ये आता है, फ्लो होता है आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। 370 से होता था, वो हटा दिया गया, अब 371 ही हमारे पास एक शेष ऐसा रह गया है। इसका 371H में हमने अरुणाचल के लिए किया, गोवा के लिए किया। फाइनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 98th अमेंडमेंट 2012 की, जिसमें कर्नाटका के लिए इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात की गई, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की बात की गई, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, और कर्नाटका रीजन में जो भी हैदराबाद कर्नाटका वाले बेल्ट के लोग हैं उनके लिए कर्नाटका रीजन में जॉब्स की बात की गई। इस तरह से हमने स्पेशल यहाँ पे बात की लोगों की, हमने बात की किस तरह से लोगों को या फिर डेवलपमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योर किया, कैसे किया, कुछ स्पेशल प्रोविजन देके। अब देखिए हम बात करते हैं भारत फेडरलिज्म है या नहीं है, फिर से चलते हैं चर्चा पे। हम कहते हैं कि भारत जो है वो क्वासी फेडरल है, क्योंकि ट्रू फेडरल तो हम है नहीं, लेकिन उस ट्रू फेडरलिज्म के ना होने की वजह से हमने क्या किया, हमने कई स्टेट्स के साथ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया। देखिए फेडरलिज्म क्या कहता है, पहले ये समझते हैं। फेडरलिज्म कहता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर दो यूनिट्स के बीच में या सेपरेट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होगा, यानी जो पावर है वो इक्वली बांटी जाएगी अलग अलग यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अब यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म क्या कहता है, हमारा फेडरलिज्म ये कहता है कि हम जो हैं वो सेंट्रली या फिर यूनियन बायस्ड मॉडल है, यानी हमारे पास जो ज़्यादा पावर किसके पास है, हमारे पास ज़्यादा पावर है यूनियन के पास, यानी सेंटर के पास। अब ऐसे में सेंटर के पास एक पावर आ जाती है कि सेंटर हर स्टेट से अलग अलग तरह के रिश्ते रख सकता है। इस स्टेट को कुछ कम बेनिफिट्स दे दिए, कुछ कम पावर ट्रांसफर करी, जैसे नागालैंड को थोड़ी ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर दी। अब देखो पार्लियामेंट को कोई भी लॉ आएगा, ठीक है, और अगर वो लिस्ट, अगर आप देखें लिस्ट 7 के शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 का लॉ है, ठीक है, यूनियन लिस्ट का लॉ है, तो फिर वो पैन इंडिया में एप्लीकेबल होगा, कोई स्टेट उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन नागालैंड उसे मना कर सकता है। यानी हर केंद्र के हर राज्य के साथ अलग अलग तरह के जो रिश्ते हैं वही बात करता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की। यानी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं उनके बीच में जो पावर का अरेंजमेंट है वो अनइक्वल इन नेचर है। नागालैंड के साथ ज़्यादा लिबरल है हमारा पार्लियामेंट, यूपी के साथ कम लिबरल है, यूपी के पास कम पावर्स हैं एज कंपेयर टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे बात आती है सीधा सेंटर स्टेट रिलेशन के केस में, तो सेंटर कुछ ज़्यादा पावर्स नागालैंड को दे देता है जिससे कि नागालैंड का डेवलपमेंट होता रहे। तो इसी तर्ज पे हमने एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को भारत में रखा। तो आप कह सकते हैं कि आपके भारत में सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों फेडरलिज्म है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है हमने क्यों एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म रखा, मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही बताया था कि बहुत सारी एसिमेट्री थी डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो सारे स्टेट्स हैं उसको आप हमारे हाथ की 5 उंगलियों की तरह रखिए, ठीक है। हमारी पांचों की पांचों जो फिंगर्स हैं दे आर नॉट इक्वल इन नेचर, है ना, दे डोंट हैव इक्वल लेंथ। सिमिलरली हमारे जो सारे स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट क्राइटेरिया या उनका जो स्टेटस है दैट इज नॉट इक्वल। वाई? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में हिंडरेंसेज हैं, एक चिकन नेक एरिया है वहाँ पहुँचने का, तो वहाँ डेवलपमेंट टाइम से नहीं पहुँच पाया। महाराष्ट्र, गुजरात, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, हम वेस्टर्न कर्नाटका की बात करें, हम बात करें केरला की, हम बात करें वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा की, तो चीज़ें वहाँ बेटर हैं, ठीक है। हम बात करें एनसीआर रीजन की, चीज़ें वहाँ बेटर हैं। तो इस तरह से हमने एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्यों अपनाया, जिससे हम डाइवर्सिटी को, अलग अलग कस्टम्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें, उनको जगह दे सकें, सोशल जस्टिस हो सके और इन एरियाज़ का डेवलपमेंट टाइमली हो सके।
आशा करता हूँ अमेंडमेंट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से अमेंडमेंट की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। अगले सेशन में मिलेंगे। आपको क्या करना है, टारगेट प्रीलिम्स 2022 जीएस फाउंडेशन को ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।